Hello everyone. Today we will continue with chapter number 5, Democratic Resurgence. In the previous part we have discussed cause of emergency, like we have discussed economic situation, Gujarat and Bihar movement, Naxalite movement. Okay. So in the previous part we have seen that Jayaprakash Narayan was agreed to lead the student movement on the condition. There were two conditions. That one condition was the movement will remain नॉन वायलेंस, बिल्कुल पूरी तरीके से नॉन वायलेंट रहेगी, कोई दंगा फसाद नहीं करना है. एंड द सेकंड थिंग वॉज जयप्रकाश नारायण वांटेड टू स्प्रेड द बिहार मूवमेंट टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. देश के दूसरे हिस्सों में भी इस मूवमेंट को वो फैलाना चाहते थे. अब जयप्रकाश नारायण के बारे में यहाँ पे ये बॉक्स है, आप ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन पढ़ लेंगे एज दिस इज़ न्यूली एडेड टॉपिक इन योर सिलेबस फॉर दिस ईयर. ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जितने भी न्यूली एडेड टॉपिक है मैं आपको डिटेल में कराऊंगी, तब तक आप ये पढ़ लेंगे. जयप्रकाश नारायण, जिनको लोकनायक भी कहा जाता है, लोकनायक जयप्रकाश. फाइन. सो इन 1975 जेपी led ए पीपल मार्च टू द पार्लियामेंट. एक पार्लियामेंट तक रैली निकाली उन्होंने. एंड दिस वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल रैलीज ओवर हेल्ड इन द कैपिटल. काफ़ी बड़ी, उस टाइम तक की सबसे बड़ी रैली इसको माना जाता है. लोग इनके साथ थे, दूर दूर तक हम देख सकते हैं, दूर दूर तक आदमी ही आदमी दिखाई दे रहे थे जो रैली सुनने के लिए आए हुए थे. ही वॉज नाउ सपोर्टेड बाय द नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टी ऑल्सो, लाइक भारतीय जनसंघ, द कांग्रेस ओ, द भारतीय लोकदल, द सोशलिस्ट पार्टी एंड द अदर. अब ये इतनी सारी पार्टी का कॉपरेशन इनको मिलता है. तो दीज पार्टीज वर प्रोजेक्टेड जेपी एज एन अल्टरनेटिव टू इंदिरा गांधी. ये सब के सब इनको इंदिरा गांधी का अल्टरनेटिव मानने लग जाती हैं, प्रोजेक्टेड करते हैं एज ए अल्टरनेटिव ऑफ इंदिरा गांधी. फाइन. बट there were many criticism about his ideas and about the politics of the mass agitation that he was employing. Both Gujarat and the Bihar agitation were seen as anti-Congress. अब कांग्रेस जो है, इंदिरा गांधी इन दोनों ही मूवमेंट को एंटी कांग्रेस मानती है, एक एंटी कांग्रेस एजिटेशन मानती है कि ये कॉन्स्पिरेसी है. जितनी भी अपोजिशन पार्टी है उनकी मेरे अगेंस्ट में एक कॉन्स्पिरेसी है, वो मुझे रिमूव करना चाहती हैं. दैट इज़ वाई. Okay, so then opposing the state government, they were seen as protest against the leadership of Indira Gandhi, and she believed that the movement was motivated by the personal opposition to her, कि किसी ना किसी तरीके से जो है पर्सनल मोटिव को साधा जा रहा है. और इस तरीके से अगर वन बाय वन मैं ऐसे ही डिसमिस करती चली जाऊंगी स्टेट गवर्नमेंट, तो कांग्रेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी. फाइन. तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जेपी को अल्टरनेटिव मानते हैं इंदिरा गांधी को, और वो जेपी ही थे जो सीधी सीधी चुनौती इंदिरा गांधी को दे रहे थे, बिल्कुल खुली चुनौती. तो अब ये लड़ाई जो है वो एक तरीके से जेपी वर्सेस इंदिरा गांधी बन चुकी थी. ओके. सो नेक्स्ट फैक्टर जो होता है वो होता है हमारा रेलवे स्ट्राइक. ओके. अब क्या होगा, अलोंग साइड द एजिटेशन led बाय द जयप्रकाश नारायण, द एम्प्लॉयज़ ऑफ रेलवेज गेव ए कॉल फॉर ए नेशन वाइड स्ट्राइक. अब दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चल रही थी. इधर जेपी ने इतनी ज़्यादा मतलब मूवमेंट शुरू कर दी थी, एजिटेशन शुरू कर दिया था, जबकि साथ के साथ जो रेलवे वर्कर्स थे उन्होंने नेशन वाइड स्ट्राइक जो है वो डिक्लेयर कर दी थी. नाउ यू कैन थिंक व्हाट हैपन, कि पूरी की पूरी अगर ट्रेन रुक जाती है तो पूरी ट्रांसपोर्टेशन रुक जाती है, जो गुड्स एंड सर्विसेज जो ट्रांसपोर्ट होती है, इंडस्ट्रियल मटेरियल जाता है, रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होता है बाय द ट्रेन्स. और उस टाइम पर तो पूरी की पूरी डिपेंडेंसी ही ट्रेन पे थी. आज के टाइम तो हमारे पास ऑनलाइन फैसिलिटीज़ भी है, बट आप सोच सकते हो कि 1974 के टाइम पे ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं थी. नॉट ओनली फॉर 1 or 2 days, इट वॉज फॉर 20 days. ओके. सो ऑफ कोर्स मैनी पीपल वुड बी इनकन्वीनियंस्ड. बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा असुविधा हुई थी उस टाइम पे. ओके. सो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर रेलवे मैन स्ट्रगल लेड बाय जॉर्ज फर्नांडिस. अब जो ये जॉर्ज फर्नांडिस थे ना, ये बाद में बने थे रेलवे मिनिस्टर. ठीक है. उस टाइम पे थे वो इनके लीडर. ये कमेटी है ना, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर रेलवे मैन्स, इससे स्ट्रगल के लीडर थे वो उस टाइम पे.
ओके। बाद में जाकर ये बन जाते हैं रेलवे मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस। गेव ए कॉल फॉर नेशन वाइड स्ट्राइक बाय द एम्प्लॉयज़ ऑफ द रेलवेज फॉर प्रेसिंग देयर डिमांड रिलेटिंग टू द बोनस एंड द सर्विस कंडीशंस। अब ये जो स्ट्राइक अनाउंस करते हैं वो डिमांड रखते हैं कि हमें बोनस मिलना चाहिए और जो हमारी रेलवे वर्कर्स की जो सर्विस कंडीशंस हैं वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, जो कि उनकी काफ़ी मतलब क्रिटिकल सिचुएशन थी। द गवर्नमेंट वॉज अपोज टू दीज डिमांड। अब गवर्नमेंट जो है ब्रूटली इन डिमांड को जो है अपोज करती है। एंड सो द एम्प्लॉयज़ ऑफ इंडिया लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वेंट ऑन ए स्ट्राइक ऑन मे 1974. The strike by the railway employees added to the atmosphere of labor unrest. पूरे तरीके से एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं होता। अब इंस्टीड ऑफ नेगोशिएशन, समझौते करने की बजाय अब गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द स्ट्राइक इलीगल, कि भाई ये तो स्ट्राइक ही इलीगल है। ओके। तो अब गवर्नमेंट जो है रिफ्यूज़ कर देती है मानना उनकी सारे के सारे डिमांड वर्कर्स की, और नेगोशिएशन की बजाय अब वहाँ पे ट्रैक के ऊपर आर्मी को बुला के खड़ा कर देती है। उनको बहुत ज़्यादा मतलब उनको ब्रूटली उनके साथ बिहेव किया जाता है, काफ़ी टॉर्चर होता है इनका, काफ़ी क्वार्टर जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स थे वो खाली करा लिए जाते हैं रेलवे वर्कर्स से, काफ़ी सारे रेलवे वर्कर्स को जॉब से निकाल दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। तो अब गवर्नमेंट इस तरह का बिहेव करती है इनके साथ, वर्कर्स के साथ, रेलवे वर्कर्स के साथ, और आर्मी को बुला के आर्मी को ट्रैक पे खड़ा कर देती है। ओके। सो द स्ट्राइक हैड टू बी कोल्ड ऑफ आफ्टर 20 डेज। 20 दिन के बाद स्ट्राइक ख़त्म हो जाती है विदाउट एनी सेटलमेंट, कोई सेटलमेंट नहीं होती, और बड़े उदास मन से जो थे वर्कर्स अपने काम पे लौटते हैं क्योंकि उनके सामने कोई और ऑप्शन ही नहीं था जिस तरीके से गवर्नमेंट उनके साथ बिहेव कर रही थी। तो ये भी एक कांग्रेस का यहाँ पे ड्रॉबैक निकल के आता है। ओके। अब नेक्स्ट हम करेंगे कन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी। अब जुडिशरी के साथ क्या कन्फ्लिक्ट रहते हैं, ये भी एक जो था कोज बनता है एमरजेंसी का। सो दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड वैन द गवर्नमेंट एंड द रूलिंग पार्टी हैड मैनी डिफरेंसेस विद द जुडिशरी। क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्लियामेंट एंड जुडिशरी काफ़ी डिटेल में आपको समझाई गई थी ये सब चीज़ें। सो यहाँ पर अब 3 तरह के जो इश्यूज़ होते हैं। पहला इशू क्या होता है, दीज कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैड एमर्ज, कैन द पार्लियामेंट एब्रेज फंडामेंटल राइट। अब यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो पूछती है, गवर्नमेंट पूछती है कि जो पार्लियामेंट है क्या वो फंडामेंटल राइट को के साथ छेड़खानी कर सकती है या उनको कम कर सकती है। ठीक है, ये सबसे पहली बात पूछी जाती है। फिर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का रिस्पॉन्स आता है कि बिल्कुल भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट सैड इट कैन नॉट, कि बिल्कुल भी पार्लियामेंट जो है किसी भी तरीके के फंडामेंटल राइट के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकती। ओके। सेकंड इशू उठता है, कैन द पार्लियामेंट कर्टेल द राइट टू प्रॉपर्टी बाय मेकिंग एन अमेंडमेंट, कि जो कुछ अमेंडमेंट करके राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल कर सकती है यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन से। अगेन अब सुप्रीम कोर्ट का रिस्पॉन्स आता है कि बिल्कुल भी नहीं कर सकती, वो किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर ही नहीं सकती है। ठीक है, क्योंकि देखिए उस टाइम जो राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया था जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट था, तो अब यहाँ पे पार्लियामेंट ये क्वेश्चन करती है कि क्योंकि वो क्या करना चाहती, अबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स करना चाहती थी पार्लियामेंट गवर्नमेंट। तो प्रीवी पर्स को अबॉलिश करने के लिए या फिर जो ज़मींदारों के पास काफ़ी ज़मीनें थी उनको ज़मींदारों से लेने के लिए राइट टू प्रॉपर्टी जो एक फंडामेंटल राइट था वो बीच में आ रहा था। तो दैट इज़ वाई ये इशू जो थे वो क्रिएट हुए थे राइट टू प्रॉपर्टी को हटाने के लिए एज ए फंडामेंटल राइट। ठीक है। सो थर्डली क्या पूछा जाता है, अगेन थर्डली पूछा जाता है कि पार्लियामेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन saying that it can abridge fundamental right for giving effect to the directive principles। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट से बाय द पार्लियामेंट कि क्या किसी भी डीपीएसपी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़े थे हमने क्लास 11th में, कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए या उसको बनाने के लिए, बचाए रखने के लिए क्या किसी भी फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है, थोड़ा बहुत अमेंडमेंट उसमें लाया जा सकता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को प्रॉपर इफेक्ट में लाने के लिए। अगेन सुप्रीम कोर्ट सेड एंड रिजेक्टेड दिस प्रोविज़न।
ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों के तीनों प्रोविज़न जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट, एंड दिस लेड टू ए क्राइसिस एज फॉर एज द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी वर, ठीक है ना, कंसर्न्ड। अब इनके रिलेशंस में ख़राब होते हैं काफ़ी, इनके बीच में काफ़ी डिस्प्यूट चलते हैं जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में। ओके। अब क्लास 11th में आपने एक फेमस केस पढ़ा था, केशव नंदा भारती केस, आपको याद होगा। सो इन दैट केस द कोर्ट गेव ए डिसीजन। अब जब ये केस चलता है तो यहाँ पे कोर्ट जो है वो डिसीजन देता है दैट देर आर सम बेसिक फीचर्स, कुछ बेसिक फीचर्स हैं, कुछ आधारभूत मूलभूत ढांचा है हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंडेड दीज फीचर्स। भाई थोड़ी बहुत अमेंडमेंट तो कर सकती है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ थोड़ी बहुत अमेंडमेंट हो सकती है, लेकिन हमारे संविधान के मूल ढांचे के साथ कोई भी किसी भी तरीके की छेड़खानी नहीं की जा सकती। फाइन। सो दीज टू डेवलपमेंट्स फर्दर एडेड टू द टेंशन बिटवीन द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव, एंड इमीडिएटली आफ्टर, जैसे ही ये डिसीजन सुनाया, ठीक है, पहले दिन जैसे ये डिसीजन सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने, कि भाई कि मूल ढांचे के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकती है गवर्नमेंट किसी भी तरीके की, जो हमारा मूल ढांचा है संविधान का। और अगले दिन ही क्या होता है, इमिडिएटली द सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस है ना, वो रिटायर हो जाते हैं इस केस का डिसीजन देने के बाद, केशव नंदा भारती केस का डिसीजन देने के बाद, एंड द पोस्ट वॉज वेकेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके। तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं मेंशन है, बट एक ये ट्रेडिशन रही है, इट हैज़ बीन ए प्रैक्टिस टू अपॉइंट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज है उसी को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा जब पोस्ट जो है वैकेंट हो जाएगी, रिटायरमेंट हो जाएगी पहले चीफ जस्टिस की। ये एक ऐसी परंपरा, एक ट्रेडिशन चली आ रही है जब से हमें आज़ादी मिली तब से ही। बट इन 1973, अब 1973 में क्या होता है कि गवर्नमेंट सेट असाइड द सीनियोरिटी ऑफ द 3 जजेस, ओके, एंड अपॉइंटेड जस्टिस A.N. रे। अब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो A.N. रे को एज ए चीफ जस्टिस अपॉइंट कर देती है, और उसके पहले 3 सुपर सीनियर जज थे और उनकी जो सीनियोरिटी थी उनको बिल्कुल साइड लाइन कर देती है, और किसको चीफ जस्टिस बना देती है, A.N. रे को चीफ जस्टिस बना देती है। ओके, बाय सुपर साइडिंग द 3 जजेस, ठीक है, 3 जजेस को साइड लाइन करते हुए। यहाँ पे ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू रहा था, क्योंकि ये किस लिए कंट्रोवर्सी रही थी, क्योंकि जो ये A.N. रे थे ना, ये इंदिरा गांधी के बहुत बड़े सपोर्टर थे, और इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट इनको चीफ जस्टिस बना देती है, जबकि जो सीनियर जो 3 जो कैटेगरी में थे, 3 टॉप मोस्ट सीनियर चीफ जस्टिस उनको नहीं बनाती, वो नहीं बनते। तो दैट इज़ वाई दिस इशू वॉज वेरी कंट्रोवर्शियल इशू, ठीक है। तो अब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंटरप्रिटेशंस एंड द पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज वर गेटिंग मिक्सड अप रैपिडली। ऐसा लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस की जो एक्सप्लेनेशन है, इंटरप्रिटेशन है, एंड द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, आपस में मिक्स हो रही हैं। पीपल क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड टेकिंग ऑफ द नीड ऑफ द जुडिशरी एंड द ब्यूरोक्रेसी कमिटेड टू द वर्जन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। अब फाइनली क्या होता है कि इन सब चीज़ों से, ये सब चीज़ें देखकर, जो वो 3 जो चीफ जस्टिस होते हैं ना, जिनको नहीं बनाया जाता, जो हमारे सीनियर मोस्ट जज होते हैं, नॉट चीफ जस्टिस, तो वो क्या कर देती हैं, वो रिज़ाइन दे देती हैं अपनी पोस्ट से, ये सब चीज़ें होने के बाद। ओके। अब हमारा अगला टॉपिक है डिक्लेरेशन ऑफ एमरजेंसी। डिक्लेरेशन ऑफ एमरजेंसी में क्या होता है बेसिकली, अब ऑन 12 जून 1975 जस्टिस जगमोहन लाल सिंह ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो थे वो जस्टिस थे, ये आपको नाम याद रखना, जगमोहन लाल सिन्हा। जो जगमोहन लाल सिन्हा थे, अब वो क्या करते हैं, एक जजमेंट पास करते हैं डिक्लेयरिंग इंदिरा गांधी इलेक्शन टू द लोकसभा इनवैलिड, कि जो 1971 के अंदर इतनी बड़ी जो उन्होंने जीत हासिल करी है ना, और वो एक पीएम बन चुकी हैं। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं सबके मन में ये चीज़ तो थी ही कि जो कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़खानी हो रही है, जो हमारे ट्रेडिशन चलती आ रही थी उनको तोड़ा जा रहा है।
कहीं ना कहीं सबके मन में तो था ही। तो देखो 1971 में जो इलेक्शन लड़े थे इंदिरा गांधी ने, वो रायबरेली से लड़े थे। और रायबरेली में उस टाइम पर जो उनके अपोजिट में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, उनका नाम था राज नारायण, जो कि एक सोशलिस्ट लीडर थे एंड द कैंडिडेट हु हैड कंटेस्टेड अगेंस्ट हर इन 1971। एक सोशलिस्ट लीडर थे सोशलिस्ट पार्टी के, ये हार गए थे उस टाइम पे, इंदिरा गांधी जीत गई थी रायबरेली से। तो इन्होंने पेटिशन फाइल कर दी थी हाई कोर्ट में कि जो इंदिरा गांधी जो सीट जीती है ना, वो फ्रॉड से जीती है, यानी कि उन्होंने फ्रॉड किया है। जैसे कि कोई भी इलेक्शन कंपेन करने के लिए हम, क्या रूल है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को यूज़ नहीं कर सकते एज ए कंपेन, लेकिन इंदिरा गांधी ने बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट को कंपेनिंग के लिए, इलेक्शन कंपेनिंग के लिए उनका इस्तेमाल किया। तो ये एलिगेशन इन पे लगाई जाती है और फ्रॉड का भी आरोप लगाया जाता है। फाइनली दोनों के दोनों आरोप इनके प्रूव हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद के। और इलाहाबाद के जो जस्टिस थे ना, चीफ जस्टिस, वो क्या करते हैं, जगमोहन लाल सिन्हा, वो इनको एक जजमेंट, इनके अगेंस्ट में जजमेंट पास कर देते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं कि जो लोकसभा के इलेक्शन जो इंदिरा गांधी जीती है ना, वो इनवैलिड है। फाइन। तो अब क्या होता है कि द पेटिशन चैलेंज, अब ये पेटिशन चैलेंज करती है द इलेक्शन ऑफ इंदिरा गांधी ऑन द ग्राउंड दैट शी हैड यूज्ड द सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन हर इलेक्शन कंपेन। द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट मीन्ड दैट लीगली, इसका मतलब क्या है कि लीगली शी वॉज नो मोर एन एमपी, कि अगर वो डिक्लेयर कर दिए हाई कोर्ट ने, तो इंदिरा गांधी तो एमपी नहीं रही रायबरेली से। अब जब एमपी नहीं रही तो फिर पीएम किस बात की? एमपी बनने के बाद ही तो पीएम होंगे ना, पहले लोकसभा में इलेक्ट होकर एज एमपी इलेक्ट होंगे, उसके बाद पीएम बनेंगे। तो जब एमपी नहीं है तो पीएम किस बात की? अगर किसी को बिना एमपी की सीट दिए अगर पीएम बना दिया जाता है, तो विद इन ए 6 मंथ उसको पीएम बनना, उसको एमपी बनना पड़ता है किसी न किसी सीट से, 6 महीने के अंदर अंदर, ऐसा प्रावधान है। तो अब क्या था कि इंदिरा गांधी के जो एमपी था, जो वो कैंसलेशन हो चुका था, तो अब शी वॉज नो मोर द प्राइम मिनिस्टर एज वेल। ओके। और अभी जो था, साथ के साथ कोर्ट ने उसके ऊपर मतलब ये भी बोल दिया था, इस पे भी बैन लगा दिया था कि आने वाले 6 साल तक शी कैन नॉट इलेक्ट एनी इलेक्शन, 6 साल तक वो कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ सकती है। तो इन दिस वे क्या लग रहा था कि इंदिरा गांधी का तो पूरा का पूरा पॉलिटिकल करियर ही स्पॉइल हो गया, एक तरीके से ख़त्म हो गया। कभी आने वाले, अब वो है नहीं, और आने वाले 6 साल तक वो कोई इलेक्शन कंटेस्ट कर नहीं सकती। 6 साल में तो पता नहीं क्या का क्या हो जाए। तो इस तरीके से तो पॉलिटिकल करियर ही ख़त्म हो जाएगा। तो अब इंदिरा गांधी के सामने दो ऑप्शन थे, या तो वो अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करे या फिर वो सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ के लिए अपील करे। तो फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है, अपनी पेटिशन डालती है इस चीज़ में। उस टाइम पर जून का मंथ था, जून में सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन चल रही थी, बट एक जज थे जो कि लीव पर ही थे, तो उन्होंने इनकी पेटिशन को सुना और उन्होंने मतलब एक स्टे जो था वो पास किया, एक पार्शल स्टे इशू किया, ग्रांट किया, जिसमें ये कहा गया कि भाई 6 मंथ के बाद, 6 मंथ तक, 6 महीने तक अब वो एमपी तो रह सकती है, जब तक कोर्ट की जजमेंट नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जब तक नहीं आती, तो वो एमपी रह सकती है, बट वो किसी भी लोकसभा की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। शी कैन नॉट मोर पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा। तो इट वॉज़ वेरी इंसल्टिंग फॉर हर, इट वॉज़ वेरी इंसल्टिंग फॉर एनी प्राइम मिनिस्टर, कि वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे है और लोकसभा की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता। ये तो बहुत इंसल्टिंग था। ओके। ओके सर, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।